हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, उसका टाइटल है टाइज दैट बाइंड। अति महत्वपूर्ण एडिटोरियल है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को लेकर लिखा गया एडिटोरियल है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो 3 दिनों की यात्रा पर थे ऑस्ट्रेलिया, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस एडिटोरियल में क्या था कि भारत के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर थे ऑस्ट्रेलिया की। भारत के प्रधानमंत्री को वैसे तो कोड मीटिंग अटेंड करनी थी। 4 देशों का जो समूह है कोड, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, इन चारों देशों के प्रतिनिधि को आपस में चर्चाएं करनी थी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपने निजी कारणों का हवाला देकर कि हमारे देश के अंदर ही डेट बर्डन बहुत है, कर्ज भार बहुत बढ़ गया है, मुझे उन चीज़ों को डील करना पड़ेगा, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। जापान के प्रधानमंत्री भी कुछ इसी तरह से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। तो ये जो मीटिंग होनी थी 4 देशों की, वो 4 देशों की मीटिंग कन्वर्ट हो गई बाइलेटरल मीटिंग में, द्विपक्षीय मीटिंग में। और ये मीटिंग हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है अल्बनीज, जो लेबर पार्टी से हैं, इनके दोनों के बीच में मीटिंग हुई। और इन दोनों के बीच में निश्चित रूप से सीधी सी बात है कि भारत ऑस्ट्रेलिया अच्छे मित्र राष्ट्र हैं। दोनों ट्रेड में मान लीजिए, डिफेंस में मान लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में मान लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो यहाँ इस एडिटोरियल में वही कुछ बिंदु, जो विशेष बिंदु हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि क्या खास चीज़ें हिस्ट्री के अंदर देखें अगर, तो क्या वो चीज़ें थी जो दोनों देशों को एक साथ इन्होंने जोड़ा है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो भविष्य में चैलेंजेस के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों के सामने हैं, कौन से वो कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, इन सब के डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दूं कि दोनों देशों के नेता मिले हैं, अल्बनीज और मोदी जी दोनों मिले, और इन्होंने अपने जो बाईपार्टीजन जो टाइज हैं, जो द्विपक्षीय जो संबंध हैं, उनको प्रगाढ़ करने को लेकर चर्चाएं की है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो यहाँ रही वो ये रही कि इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्सुलेट, हम मतलब अनाउंसमेंट्स कुछ इन्होंने किए कि भारतीय दूतावास ब्रिस्बेन में खोला जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का जो दूतावास है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट जो है, वो बेंगलुरु में हम स्टार्ट करेंगे। ये कुछ एक अनाउंसमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन्होंने किया। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने चर्चा की माइग्रेशन मोबिलिटी के अग्रीमेंट को लेकर। इन्होंने कहा था कि माइग्रेशन मोबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एकेडमिशियंस, लेबर्स, इन सबको इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ता है। माइग्रेशन के लिए जरूरत पड़ती है वीजा की। तो ये सब एग्रीमेंट जब होगा तो वहां पे वीजा के नियमों को कुछ थोड़ी सी मतलब कहें कि लीनियंट किया जाएगा, या फिर कहें कि यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी कि आसानी से दोनों देशों के जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकें। तो माइग्रेशन को लेकर और मोबिलिटी को लेकर एक एग्रीमेंट साइन करने की इन्होंने चर्चा की है। एक इन्होंने डिस्कशन किया बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने की बात की है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जब मैं कह रहा हूं तो ये दोनों देश चाह रहे हैं कि हमारे दोनों देशों के एक्सपर्ट्स मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएं, और उस टास्क फोर्स के जरिए होगा क्या कि दोनों देशों के एक्सपर्ट बताएंगे दोनों देशों की सरकारों को कि कैसे हाइड्रोजन को आप कैसे, मतलब किस प्रकार से, चाहे वो इलेक्ट्रोसिस की प्रोसेस से मान लीजिए, है ना, या फिर कोई फ्यूल सेल्स होते हैं, ये सब इनके माध्यम से किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, कैसे हाइड्रोजन बनानी है, किस तरीके से इसको यूज किया जाना है, ये सब सलाह देने का काम करेगा ये टास्क फोर्स। तो इंपॉर्टेंट बात है। एक दूतावास वाला इन्होंने किया अनाउंसमेंट, और एक इन्होंने अनाउंसमेंट किया है मोबिलिटी और माइग्रेशन को लेकर, और तीसरा अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि हम हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाएंगे। अति महत्वपूर्ण है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। इसके बाद देखिए, इन्होंने चर्चा की डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को लेकर अनाउंसमेंट किए हैं, जो भी इनके सुरक्षा संबंध हैं, रक्षा सहयोग है, उनको लेकर। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी, जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, उनको लेकर डिस्कशन किया है। मिनरल्स को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, कोयला भारत आयात करता है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, जो न्यू साउथ वेल्स एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको लेकर बातचीत हुई है। और यहाँ पे बातचीत एक इम्पॉर्टेंट, हालांकि इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया था पिछले साल दिसंबर 2022 में, एक अग्रीमेंट आया था, और वो ECTA अग्रीमेंट था। यहाँ पे CECA अग्रीमेंट की बात इन्होंने की है, और CECA में चूंकि ये नाम कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है, इसका मतलब सभी चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही समग्र होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, किन्हीं भी दो देशों के बीच में जब ट्रेड अग्रीमेंट होता है, जब भी व्यापारिक समझौता होता है, तो सीधा सा वहाँ पे एक
लॉजिक काम करता है कि दोनों देश चाहते हैं कि जो टैरिफ्स हैं उनको कम किया जाए, टैरिफ्स को शून्य कर दिया जाए, कि अगर आपका देश आयात कर रहा है हमारा सामान तो हम आप पे टैरिफ बहुत कम लगाएंगे, या आपका सामान हमारे यहाँ जा रहा है तो वो टैरिफ कम लगाएंगे। ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो यहाँ पे CECA अग्रीमेंट दिसंबर तक करने का इन्होंने विचार किया है। मैं बता दूं आपको कि ये जो अग्रीमेंट की बात है ये हालांकि चल बहुत समय से रही है, 2011 से ही मान लीजिए, 2005 में भी सुनने को आया, 2011 में भी सुनने को आया, कई राउंड की बातचीत इनकी हुई, लेकिन अभी तक ये अग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक ये अग्रीमेंट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मोदी जी ने कुछ शिकायतें भी कर दी। ठीक है, लगे हाथों। पहले जब ये, हालांकि ये 6th मीटिंग थी इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में, अल्बनीज और मिस्टर मोदी के बीच में, ये 6th मीटिंग थी। पहले भी जब अल्बनीज भारत आए थे मार्च 2023 के अंदर, तब भी मोदी जी ने शिकायतें की थी। एक बार फिर से इन्होंने रिपीट किया कि साहब ये खालिस्तानी समर्थक हैं, ये मंदिरों की तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, ये भारतीय डायस्पोरा के जो लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, ये चीजें नहीं चलेंगी। इस प्रकार का डिस्कशन भी इनका हुआ है। तो ये तो थी लैंग्वेज किसकी, जो आपको एडिटोरियल में दिया हुआ था। तो कुल मिला के मैं एक बार रिकॉल कर दूं चीजें। आपको बताया कि इंडियन कॉन्सुलेट खोला जाएगा ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट खोला जाएगा बेंगलुरु में, एक ये हुआ। माइग्रेशन मोबिलिटी को लेकर अग्रीमेंट करेंगे, ये इन्होंने कहा। एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनेगी, ये डिस्कशन हुआ। इसके बाद में इन्होंने कुछ डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज पर बात की, कुछ इन्होंने बातचीत की है यहाँ पे CECA को मतलब एक अंतिम रूप दिया जाएगा दिसंबर तक, ये डिस्कशन हुआ है। ठीक है, और कुछ शिकायतें की थी, ये तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ कि एक अच्छे से हम समझ लें कि भारत ऑस्ट्रेलिया आखिरकार क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ज्योग्राफिकल पोजीशंस की, कि अगर मैप देखेंगे आप तो मैप में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहाँ आपको मिलेगी, भारत आपको कहाँ मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये इधर उल्टा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको ओशिनिया इसलिए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कुछ और द्वीप भी हैं। एक बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ठीक है, तीनों चीजों से संबोधित करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ओशिनिया इसे कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ द्वीप मिलकर ये एरिया बनाते हैं। आप मैप में देखेंगे ओशिनिया आपको नाम मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच स्थित है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहां पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया स्थित है इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन के बीच में। ठीक है, जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत सदर्न एशिया का पार्ट है, एशिया के दक्षिणी हिस्से के अंदर भारत पड़ता है। और भारत की जो बॉर्डर है वो लगती है अरेबियन सी से, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। और भारत की स्थिति जो है वो दो देशों के बीच की स्थिति है, बर्मा और पाकिस्तान के बीच में भारत स्थित है। तो ये तो हुई स्थिति की बात, तो वो ध्यान रखिए। ये जो हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया भारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों देश मिलकर काम करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, कॉपरेशन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस को लेकर, इस सेक्टर को मजबूत बनाने को लेकर, एक ओपन स्पेस को लेकर। ये जो डिस्कशन हम करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, उसका कारण ही ये है। भारत यहाँ जब आप मैप में देखेंगे तो भारत हिंद महासागर, खैर भारत ये जो इंडियन ओशियन है वो तो यहाँ पे है ही, भारत की बॉर्डर से लगता हुआ, भारत की तरफ से लगता हुआ। लेकिन यहाँ पे जो साउथ पैसिफिक ओशियन, ये जो इसकी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्थिति है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से संबंध प्रगाढ़ होंगे तभी जाके ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत थोड़ा सा अपना प्रभाव बढ़ा पाएगा। और दोनों का एक कॉमन कॉज भी है, दोनों चाहते हैं कि चाइना जो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, उसको कॉम्बैट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत को साथ आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये तो हुआ स्थिति को लेकर। अब अगर बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल को लेकर, तो देखिए क्षेत्रफल भारत का तो आधे से भी कम है ऑस्ट्रेलिया से, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का क्षेत्र है, 3.3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये आधे से भी कम है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल देखिए तो 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। और बहुत ही रोचक बात बता दूं कि क्षेत्रफल वहां का ज्यादा है, जनसंख्या यहां ज्यादा है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की बात करोगे तो 1.4 बिलियन, लगभग बता रहा हूं 1.4 बिलियन के करीब भारत की जनसंख्या है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करोगे तो केवल 26 मिलियन के करीब जनसंख्या है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, विकसित राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
कैपिटल की बात करें तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है। ठीक है, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। लेकिन बड़ी सिटीज की अगर बात करेंगे तो बड़ी शहरों में भारत का बड़ा शहर मुंबई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शहर है वो सिडनी है। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो ये इंडियन रूपी यहां पे चलता है, पता ही है आपको। एक इंडियन रूपी बराबर 100 पैसे होते हैं, वैसे ही वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर 100 सेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहां पे चलता है, यहां इंडियन रूपी चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो भारत यहां पे राष्ट्रभाषा, भारत की भाषा जो है वो हिंदी, यहां पे चलती है इंग्लिश। अगर आप नेशनल एनिमल पे आते हैं, राष्ट्रीय पशु पे आते हैं, तो पता ही है कि भारत टाइगर, तो इधर जाएंगे कंगारू एंड एमू। कंगारू ये तो आपने सुना ही होगा। क्रिकेट अगर आप देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी रहे हैं, तो बहुत बार ये वर्ड तो आप कमेंटेटर से सुन लेते हैं, न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। तो कंगारू और एमू वहां के राष्ट्रीय पशु हैं। बड़ी रोचक बात, सिमिलैरिटी की बात करें, दोनों देशों की जो गवर्नमेंट का टाइप है वो वेस्टमिंस्टर स्टाइल है। अगर आप समझते हो वेस्टमिंस्टर स्टाइल मतलब दोनों में पार्लियामेंट आपको मिल जाएगी, दोनों देशों का प्रधान है वो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, दोनों देशों में बाई कैमरल व्यवस्था मिल जाएगी, 2 सदनों की व्यवस्था मिल जाएगी। तो ये दोनों में समानता देखने को मिलती है जहां तक बात आती है गवर्नमेंट की। तो भारत के अंदर फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, एक गणतंत्र है, जबकि यहां पे फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वैसे यहां पे एक राजा नाम मात्र के प्रधान के रूप में होता है। हालांकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में है। भारत के प्रधानमंत्री हाल फिलहाल मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और यहां मिस्टर एल्बनीज हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये एक चार्ट जो है आपको थोड़ा सा एक परिचय दे देगा, एक आउटलाइन बता देगा कि क्या क्या कहानी है दोनों के बीच में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए, अब मैं थोड़ा सा ले चलता हूं आपको हिस्ट्री के अंदर। इतिहास की अगर बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के, तो यह शुरू होता है सफर 1941 से। वैसे दोनों ही अंग्रेजों के अधीन रह चुके हैं। भारत आजाद हुआ 1947 में, जबकि ब्रिटेन, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये आजाद होता है 1901 में। ठीक है, 1901 1790 के करीब, 1799 के करीब यहां पे यूरोपियन कंट्रीज आने लग गई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है हिस्ट्री की अगर बात करें तो। अगर यहां पे दोनों ही देश चूंकि ब्रिटेन के अधीन रह चुके, दोनों को स्वतंत्रता मिली है, वहां 1901 में स्वतंत्रता मिली है, भारत को 1947 में मिली है। और यहां सबसे पहले 1941 में अगर दोनों देशों के संबंधों की बात करें, कहां से ट्रेस बैक कर सकते हैं आप, कहां से संबंध स्टार्ट होते हैं, तो 1941 से शुरू कर दीजिए। 1941 में जनरल कॉन्सुलेट जनरल, जो सबसे बड़ा कॉन्सुलेट होता है ना, उसको कॉन्सुलेट जनरल बोलते हैं। 1941 में एक ट्रेड ऑफिस के रूप में भारत का कॉन्सुलेट जनरल जो है एक ट्रेड ऑफिस के रूप में क्या ओपन किया गया सिडनी के अंदर 1941 में। तो 1941 में सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, वहां पे एक क्या किया गया, एक ट्रेड ऑफिस के रूप में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया को क्या किया गया, ओपन किया गया। ठीक है, एक दूतावास वहां पे खोला गया ट्रेड ऑफिस के रूप में सिडनी में 1941 में। तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट ईयर आपके सामने आएगा जब भी आप हिस्ट्री में झांकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया की। दूसरी बात, 1988 के अंदर, सॉरी 98 के अंदर, जब यहां पे आप देखेंगे कि जब पोखरण वाला परीक्षण किया था भारत ने, पोखरण परीक्षण किया था 1998 में, तो बहुत सारे देशों ने भारत पर सैंक्शन लगाए थे, बहुत सारे देशों ने भारत को क्रिटिसाइज किया था। तो ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों की लिस्ट में था, ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन बहुत ही रोचक बात आती है आगे कि 2014 में, 1998 में भारत पोखरण परीक्षण के कारण भारत को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन 2014 के अंदर एक साइन किया यहां ने, ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम सप्लाई डील साइन की है। चूंकि यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, लिथियम यहां बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यूरेनियम सप्लाई डील भारत के साथ साइन करता है। ये बहुत ही एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेप था, बहुत ही विरोधाभासी स्टेप था। 1941 से शुरू करेंगे, 41 में कॉन्सुलेट जनरल ट्रेड ऑफिस के रूप में सिडनी में स्टार्ट होता है। दूसरी बात, 1998 में एक क्रिटिसाइज करता है और 2014 में एक डील साइन कर लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि कहां से इनके रिश्ते शुरू होते हैं। अब हम आ जाते हैं उस बात पर कि कहां कहां ये दोनों साथ साथ में जुड़े हुए हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर ये दोनों साथ में हैं। तो कोड में ये साथ में हैं। कोड की स्थापना
2007 में हुई थी, उसके बाद बीच में इन्होंने मिलना बंद कर दिया। 2017 में एक बार फिर से रीस्टैब्लिश इसको किया गया था। कोड जिसको मैंने पहले ही बताया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएस और जापान, ये चारों देश हैं, इन चारों देशों को मिलाकर कोड बनाया गया है और कोड 2007 के अंदर स्थापित किया गया था, बीच में फिर से भंग हो गया, लेकिन उसके बाद 2017 में इसको रीस्टैब्लिश किया गया था। दोनों देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ उन मतलब 56 देशों का समूह है, 56 मेंबर कंट्रीज यहाँ पे हैं, और कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कि ब्रिटेन के अधीन रह चुके हैं। ठीक है, तो 56 कंट्रीज जो इनमें हैं, तो 56 में से 2 कंट्रीज ये भी हैं, दोनों कॉमनवेल्थ के अंदर सेम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। 1926 में, थोड़ा सा याद रख लेंगे, 1926 में कॉमनवेल्थ को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका भी सदस्य हैं दोनों, इसको शॉर्ट में कहते हैं IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। यहां इसकी स्थापना होती है 1997 में और 23 मेंबर स्टेट्स, 23 मेंबर कंट्रीज यहां पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें दोनों साथ में हैं और साथ में आसियान रीजनल फोरम है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, इसके अंदर भी दोनों साथ में हैं। तो 4 प्लेटफॉर्म यहां पे कॉमन शेयर करते हैं। जब आप फेसबुक देखते हैं तो बताते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड, समझते हैं या म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है कि फेसबुक पे आपने किसी की आईडी सर्च करी, वहां पे दिखाता है कि म्यूचुअल फ्रेंड है, इसका मतलब आप और जो म्यूचुअल फ्रेंड दिखा रहा है वो व्यक्ति आपसे भी जुड़ा हुआ है और वहां भी जुड़ा हुआ है। तो वैसी ही कहानी है कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सेम प्लेटफॉर्म्स, कॉमन प्लेटफॉर्म्स यहां पे शेयर करते हैं। कौन कौन से? कोड, कॉमनवेल्थ, IORA और आसियान रीजनल फोरम। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक एग्रीमेंट हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ECTA, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? ECTA, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। कब हुआ था? ये हुआ था साहब 29 दिसंबर 2022 को। हालांकि अप्रैल के अंदर ही साइन कर दिया गया था, लेकिन फिर इसको प्रभावी रूप से जो लागू किया गया था, ये मतलब इफेक्टिव हुआ था 29 दिसंबर 2022 से। सीधी सी बात मैंने बता दी थी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किन्हीं 2 देशों के बीच होता है, उसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि टैरिफ को कम कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। तो वही है कि लगभग 85% जो ऑस्ट्रेलिया का सामान है वो टैरिफ फ्री अब है, 85%, और ये 90% तक हो जाएगा 1 जनवरी 2026 तक। इस समझौते के तहत ये बातें सामने आई थी। और 96% जो इंपोर्ट होता है भारत से वो टैरिफ फ्री है और वो 100% तक चला जाएगा 1 जनवरी 2026 तक। तो ये कुछ यहाँ पे समझौते के तहत ये बातें सामने आई कि 1 जनवरी 2026 के तहत यहाँ 90% तक चला जाएगा ये आंकड़ा और यहाँ 100% तक पहुँच जाएगा आंकड़ा। तो दोनों देशों के आयात निर्यात के बारे में इसमें चर्चा की गई। तो याद रखेंगे ECTA की फुल फॉर्म क्या है, ECTA कब लागू हुआ था और ECTA किन 2 देशों के बीच में अग्रीमेंट ये हुआ था। ठीक है, अभी तो कॉम्प्रिहेंसिव वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ ही सेक्टर्स पे बात की गई थी, कुछ ही प्रोडक्ट्स पे बात की गई थी। वहां पे सभी को, वहां पे सर्विसेज भी जोड़ देंगे, गुड्स भी जोड़ देंगे, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें, द्विपक्षीय अगर व्यापार की बात करें, तो एक आंकड़ा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आंकड़ा यहाँ पे है कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया का 6ठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार 6th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ 2022 में जो गुड्स और सर्विसेज का टैक्स जो ट्रेड रहा दोनों पक्षों में, वो $46.5 बिलियन का रहा। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा आपको बताता है कितने प्रगाढ़ रिलेशन है भारत के, ट्रेड कितना सुदृढ़ है। और याद रखिएगा, जिन 2 देशों के बीच में आर्थिक समन्वय अच्छे से बना हुआ है, जिन 2 देशों के बीच में इकोनॉमिक तरीके से अगर देखें, अगर टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो 2 देश कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में समझौता भी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ठीक है, ऐसा भी है कि भाई ठीक है इस बारे में नहीं बोलते हैं। जैसे मान लो एक एडिटोरियल में ही बात दे रखी थी कि दोनों का जो स्टैंड पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, यूक्रेन रशिया के जो चल रही है लड़ाई, उसको लेकर भारत तटस्थ नीति पर है, भारत कुछ बोल नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड अलग है, लेकिन फिर भी दोनों देश एक होकर, दोनों देश अपनी रिश्तों में सुदृढ़ता का परिचय देते हैं। तो यहाँ मैंने कहा कि जहाँ पे इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे, वहाँ बाकी की चीज़ें जो हैं वो दरकिनार की जा सकती है कुछ समय के लिए। इसके बाद अगर बात करें एजुकेशन की, हमने बात की ट्रेड की, बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन होता है और ये अग्रीमेंट का नाम है
क्या नाम है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इसका शॉर्ट में नाम है MREQ। ये अग्रीमेंट, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो सिस्टम है, इसको साइन किया गया मार्च 2023 में। इससे होगा क्या MREQ से? MREQ से ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आसानी से आ जा पाएंगे। भारत के बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ जाकर पढ़ते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ ये फैसिलिटेट करेगा, ये आसान कर देगा मोबिलिटी भारत और ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स के बीच में। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डिकिन यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी है वोलोंगोंग। ये दोनों यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है कि ये अपने कैंपसेस भारत में खोलेंगी। खास करके एक नाम यहाँ पे मेंशन किया गया था, गुजरात में डिकिन यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम अपना कैंपस स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी प्लानिंग कर रही है कि यहाँ अपना कैंपस खोलेंगे। तो समझ सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में भी इनके टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने प्रगाढ़ संबंध ये रखते हैं। इसके बाद डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें, आप अगर डिफेंस सेक्टर में जाएंगे तो डिफेंस सेक्टर में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो चुका है। 2+2 का मतलब क्या होता है? रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, या फिर कई बार जो क्या कह सकते हो जनरल सेक्रेटरीट हैं, ये सब मिलते हैं आपस में। तो 2+2 वार्ता का मतलब ये है कि 2 प्रतिनिधि भारत के, 2 प्रतिनिधि ऑस्ट्रेलिया के, इसमें खास तौर पे डिफेंस मिनिस्टर और जो विदेश मंत्री हैं वो मिलते हैं। तो इनकी बातचीत हो चुकी है 2021 में। तो ये थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह की चीज़ें पास्ट में भी हो चुकी हैं दोनों देशों के बीच में। तो सितंबर 2021 जब आपसे पूछ लिया जाए कि आप डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच में संबंध के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप ये कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं कि संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं। 2021 में देखिए सितंबर 2021 के अंदर दोनों देशों के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो चुका है। डेप्यूटी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के और डिफेंस मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने भारत को विजिट किया था 2022 में। ठीक है, यहाँ पे एक MLSA को भी साइन किया गया। MLSA की फुल फॉर्म है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट। ये एक अग्रीमेंट साइन किया गया। इस अग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि दोनों देशों की सेना जब भी संयुक्त अभ्यास करती है, दोनों देशों की सेना का जब कभी कॉमन कोज के चलते दोनों साथ में आते हैं किसी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के, मानवीय हेल्प के लिए, या कहीं मान लीजिए युद्ध हुआ वहाँ पे, या कहीं पे मतलब कोई भी आवश्यकता पड़े, तो इन दोनों सेना जब साथ में आएंगी, चाहे वो सैन्य अभ्यास के लिए आए, चाहे मानवीय सहायता के लिए आगे आए, तब उनको फूड की, वाटर की, इन सब की जो आवश्यकता पड़ेगी वो सबकी पूर्ति इस अग्रीमेंट के तहत चर्चा की गई, इन सब की पूर्ति आपस में कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये MLSA भी साइन किया गया, और ये कब साइन किया गया? जून 2020 में वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही किया गया था, ताकि डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके, रक्षा सहयोग बढ़ाया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज होती है। मूल रूप से ये एक्सरसाइज भारत और USA के बीच में होती है। मूल रूप से ये एक्सरसाइज भारत और USA के बीच होती है, लेकिन 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने निवेदन किया था कि हम ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल होना चाहते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया और चाइना का क्लैश बढ़ता चला गया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ की एक प्रमुख मोबाइल कंपनी है हुआवे, उसकी 5G नेटवर्क को बैन कर दिया था कि हमारे देश में नहीं चलने देंगे। उसके बाद में चाइना नाराज हो गया, चाइना ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे ऑस्ट्रेलिया पर, है ना। तो ये कुछ चीज़ें चलने लग गई, इन दोनों के बीच टकराव बढ़ने लग गया। तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया भारत के नज़दीक आने की सोचने लगा। तो यहाँ भारत के नज़दीक आया ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे एक क्या किया गया? मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो भारत और USA के बीच वैसे होती है। अब इसका हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो बन गया है, इसमें एक जापान भी शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अगस्त, अब इसमें खास बात क्या है कि मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट भी अब ऑस्ट्रेलिया करेगा 2023 में, मेजबानी करेगा 2023 में। और पार्टिसिपेशन किसका होगा? इंडिया, जापान और US। मैंने पहले ही कह दिया कि US और जापान इसमें शामिल है। साथ में एक टैलिस्मन सैब्र एक्सरसाइज होती है, इसमें US और ऑस्ट्रेलिया और कुछ और कंट्रीज भी हैं। ठीक है, US और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम यह है टैलिस्मन सैब्र एक्सरसाइज। इसमें भारत को न्योता मिला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारत को भी इसमें इनवाइट किया गया है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक कहा है इन्होंने कि सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हम करेंगे, 30,000 के करीब सैनिक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से होंगे, ये सब चर्चाएं इसमें सामने आई थी। इसके बाद में चैलेंजेस क्या हैं? क्या चैलेंजेस हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने? तो एक चैलेंज, कुछ छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो रिश्तों में खटास डाल देते हैं। इन रिश्तों में खटास डालने वाली चीज़ों में एक चीज़ सामने आई कि अडानी ने वहाँ पे एक कोल प्रोजेक्ट, कोल माइन यहाँ पे
मतलब इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसका विरोध किया, तो थोड़े से रिश्ते तनाव में आए, इसको सुलझाना है। वीज़ा इश्यूज़ हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया, चूँकि माइग्रेशन और आप बात कर रहे हो मोबिलिटी की, तो वहाँ पे ये वीज़ा इशू आता है, इसकी नियमों में थोड़ी ढील दी जानी है, यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को बड़े सहज तरीके से मतलब टेकल करना है, हैंडल करना है। और साथ में ये जो मोदी जी ने 2-3 बार कह दिया है कि भाई इंडियन डायस्पोरा के साथ जो वायलेंस की घटना घट रही है, भारत के जो प्रवासी लोग हैं, भारत के लोग जो आपके यहाँ रहते हैं, और बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देखेंगे तो 2.8% जनसंख्या भारत के लोग वहाँ कवर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत बड़ा एक तबका वहाँ पे भारत का रहता है। तो उनके साथ जो ये घटना घट रही है, जैसे कि अभी आपने देखा अमृतपाल वाला जो केस हुआ, जो खालिस्तान सपोर्टर है, तो वो खालिस्तान सपोर्टर जो है, अमृतपाल ने नाम इसलिए बताया कि ताकि आपको वो इंसिडेंट, वो घटना याद आ जाए। तो प्रो खालिस्तान जो खालिस्तान सपोर्टर हैं, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी मंदिरों में, भारतीय जो लोग हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो इसकी शिकायत भारत के प्रधानमंत्री जी पहले भी कर चुके हैं, इस बार भी इन्होंने शिकायत करी। तो ये रिश्तों में खटास डालने वाले कुछ मुद्दे हो सकते हैं, इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, इनको टैकल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था इस सेशन में, जहां हमने जाना है बहुत ही बारीक तरीके से कि भारत और ऑस्ट्रेलिया कहां कहां पे एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा फूक कर बड़े केयरफुल तरीके से कदम उठाने की ज़रूरत है, कौन सी वो चीज़ें थी जो इतिहास से शुरू हुई थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया 1941 से नज़दीक आने शुरू हो गए थे। ये सब डिस्कशन रहा। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे कुछ और चीज़ों की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।